हेलो मेरे दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक तगड़ा डाउन टर्न देखा है, जिसने न सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया है बल्कि उनके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी हिलाकर रख दिया है। निफ्टी 50 की हालत खराब है। इस इंडेक्स ने 1996 के बाद अपनी सबसे लंबी लूजिंग स्ट्रीक रिकॉर्ड करी है। सितंबर 2024 के अपने पीक से 15% नीचे गिर चुका है, जिससे इन्वेस्टर की $1 ट्रिलियन की वेल्थ वाइप आउट हो गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स और भी बुरी हालत में है। निफ्टी मिड कैप 100 अपने रिकॉर्ड हाई पॉइंट से 22% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 अपने रिकॉर्ड हाई पॉइंट से 26% तक गिर चुके हैं। इस करंट मार्केट सिचुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स के दिमाग में बहुत से सवाल है, जैसे कि क्या ये एक बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है या फिर सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट करना ज्यादा समझदारी होगी। क्या ये हाई सेल ऑफ सिर्फ एक करेक्शन फेज है या एक बड़ी मार्केट क्राइसिस का सिग्नल है। इन सवालों के जवाब से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मार्केट इतना क्रैश क्यों हो रही है। इसके 4 बड़े रीजंस है, जिनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नंबर 1, वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट कभी एक दिन में क्रैश नहीं होती है, बल्कि ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है और इस बार स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का सबसे बड़ा रीजन वीक कॉर्पोरेट अर्निंग है। इंडिया में इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद थी, पर इंडियन कंपनीज पिछले कुछ वक्त से अंडर परफॉर्म कर रही है। जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर के तीसरे अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में निफ्टी 50 का प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% रहा था, जिसमें निफ्टी 50 को लगातार सिर्फ सिंगल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली थी। जो कंपनीज 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी देती थी, उनका नंबर कम होता जा रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बड़ा वार्निंग साइन है। मार्केट के ओवर वैल्यूड होने की वजह से कंपनीज पहले से ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन उनकी अर्निंग्स उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाई। अब भी मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है, जिसका मतलब मार्केट में अभी और करेक्शन पॉसिबल है। मार्केट तब तक स्टेबलाइज नहीं करेगी जब तक 1-2 क्वार्टर तक अच्छी अर्निंग्स ना मिले। इन सभी रीजंस की वजह से मार्केट का करेक्शन फेज में जाना ऑब्वियस था। अब ये तो कंपनीज की बात थी। इस मार्केट डाउनफॉल में लोगों का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। जैसे अर्बन एरिया में डिमांड स्लो हो रही है। लोग पहले जितना खर्चा करते थे अब उतना नहीं कर रहे हैं। लोगों की सैलरीज स्टैग्नेंट है, साथ ही इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज महंगी होती जा रही है। हेल्थ केयर और एजुकेशन की कॉस्ट हर साल 14 से 15% तक बढ़ रही है, जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। जब लोग खर्चा कम करते हैं तो कंपनीज की अर्निंग्स भी कम होती है, और जब अर्निंग्स गिरती है तो स्टॉक मार्केट पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हर कंट्री की जीडीपी पर उसकी स्टॉक मार्केट का असर डेफिनेटली पड़ता है। थर्ड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.2% एक्सपेक्ट की गई है, लेकिन अगर जीडीपी का एक्चुअल डेटा इससे कम आता है तो मार्केट और भी ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट करेगी। इन्वेस्टर्स को भी ये बात पता है कि जब अर्निंग्स गिरती है तो स्टॉक प्राइसेस भी गिरती है और इन्वेस्टर्स सेलिंग करने लगते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट से एग्जिट है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस का पैसा मार्केट के अंदर आता है या बाहर जाता है तो मार्केट पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एफआईआईज ने पिछले कुछ महीनों में मार्केट से लगभग 25 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे विड्रॉ किए हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स के बीच हैवी सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। दरअसल हैवी सेलिंग का ये ट्रेंड अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था, जब एक ही महीने में 13.6 बिलियन की सेलिंग रिकॉर्ड हुई थी। 2025 में जनवरी से फरवरी में ही एफआईआईज ने पूरे 12 बिलियन की सेलिंग करी है। मैं आपको पिछले कुछ महीनों का एफआईआईज का आउटफ्लो डेटा दिखाता हूँ। फरवरी 2025 47,000 करोड़ का आउटफ्लो, जनवरी 2025 87,000 करोड़ का आउटफ्लो, दिसंबर 2024 16,000 करोड़, नवंबर 2024 45,000 करोड़, अक्टूबर 2024
1,14,000 करोड़ का आउटफ्लो, जो कि बिगेस्ट मंथली सेल ऑफ था। अब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद भी रहे हैं, लेकिन उनकी बाइंग एफआईआई के हेवी सेलिंग प्रेशर को मैच नहीं कर पा रही, जिस वजह से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से एग्जिट क्यों कर रहे हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच सेल इंडिया बाय चाइना का ट्रेंड चल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया से निकलकर चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां वैल्यूएशंस सस्ती लग रही है। फिलहाल चाइना की मार्केट रिकवर हो रही है। चाइना के हैंग सेंग इंडेक्स ने अगस्त 2024 फेब 2025 के बीच 50% तक स्टॉक के प्राइसेस को इंक्रीज कर लिया है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से चाइना की स्टॉक मार्केट लो चल रही थी। पिछले 5 सालों में शांघाई इंडेक्स 3,500 से 2,700 पॉइंट्स तक गिर चुका था, जिस वजह से एफआईआईज ने चाइनीज स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं ली थी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब चाइना की मार्केट रिकवर हो रही है, तो एफआईआईज अपने पैसे वहां शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडिया को लेकर फंड मैनेजर्स का कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है, क्योंकि करंट टाइम में सिर्फ एक थाईलैंड ही है इंडिया से भी बुरा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक मार्केट के क्रैश होने का तीसरा मेजर रीजन है इंडियन रूपी। इंडियन रूपी इज अंडर प्रेशर। इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट के डाउन टर्न को इम्पैक्ट करने का एक बड़ा फैक्टर है। जब रूपी वीक होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन एसेट्स कम अट्रैक्टिव लगते हैं, जिस वजह से एफआईआईज भी अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। जब इंडियन रूपी डिप्रिशिएट होता है तो एक साइलेंट वेल्थ इरोजन होता है। जैन 2024 जैन 2025 के बीच इंडियन रूपी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में 5% तक डिप्रिशिएट हो गया है। 2024 की शुरुआत में 1 यूएसडी 82 रुपीस के बराबर था। अब जैन 2025 में 1 यूएसडी 87.95 के बराबर हो गया है। इसका मतलब अगर इंडिया में किसी फॉरेन इन्वेस्टर की 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी तो सिर्फ करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से उस फॉरेन इन्वेस्टर को 5,000 करोड़ का लॉस हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर क्यों बढ़ रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स DXY बढ़ रहा है। DXY यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को बाकी की ग्लोबल करेंसीज के कंपैरिजन में मेजर करता है। जैन 2024 में DXY 101 पोजीशन पर था, जो फेब 2025 तक 107 पर आ गया है। जब एफआईआईज एक साथ बहुत सारा आउटफ्लो करते हैं, जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया था, तो इंडियन रूपी ऑटोमेटिकली वीक हो ही जाता है। इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है, जिस वजह से इंडिया को ट्रेड डेफिसिट हो रही है। अब जब इस तरह की सिचुएशन में यूएस बॉन्ड्स बिना किसी रिस्क के 4.5% का रिटर्न दे रहे हैं, तो एफआईआईज इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्टेड रखेंगे? जितना ज्यादा एफआईआईज बेचेंगे उतना ही मार्केट और गिरेगा, स्पेशली लार्ज कैप और एफआईआई हेवी स्टॉक्स। ज्यादा रूपी सेलिंग इक्वल्स और ज्यादा डेप्रिसिएशन। नंबर 4, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी एडिंग अ प्रेशर एंड यूएसए टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ट्रंप ने एग्रेसिवली इंडिया और दूसरी कंट्रीज पर नए टैरिफ्स लगाने की बात की है, जिस वजह से एफआईआईज पैनिक हो गए हैं और मार्केट में हेवी सेलिंग हो रही है। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद एक ही दिन में मार्केट में जितना लॉस हुआ उतना पिछले कुछ महीनों में भी नहीं हुआ था। इसी के साथ साथ यूएस बॉन्ड्स के रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक्स की जगह बिना किसी रिस्क वाले यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया और दूसरी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट को और नीचे धकेल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर इक्वल्स वीक रूपी इक्वल्स एफआईआईज का निकलना। यूएस बॉन्ड के रिटर्न्स बढ़ने
गिरने से यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो गया है और इंडियन रुपी और वीक हो रहा है। वीक रुपी की वजह से जब FIIs अपने रिटर्न्स USD में कन्वर्ट करते हैं तो उनका प्रॉफिट और गिर जाता है और फिर FIIs मार्केट से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं ताकि और ज्यादा लॉस ना हो। मार्केट की करंट सिचुएशन को देखकर और उनके मेन रीजंस को समझकर अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि कितना भी बड़ा क्रैश या रिसेशन क्यों न हो, मार्केट हमेशा रिकवर करती है। बस पेशेंस बहुत जरूरी है। आज वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट प्रेशर में है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वक्त बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। मार्केट का ये करेक्शन शायद अभी खत्म ना हो क्योंकि अर्निंग्स वीक है और ग्लोबल रीजंस FIIs को इंडिया से पैसा निकालने पर मजबूर कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही। अगर आप SIPs या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सही वक्त है ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करने का क्योंकि स्टॉक्स सस्ते हैं। पैनिक सेलिंग को अवॉइड करो। जो लोग मार्केट गिरने पर भी इन्वेस्टेड रहते हैं उनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ज्यादा अच्छे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह इन्वेस्टेड रखने, बचाने और खरीदने के लिए हमेशा आपका फाइनेंशियल प्लान फॉलो कीजिए जिससे आप रिटर्न्स पर नहीं गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। अब अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर या फिर theartofwealthbuilding.com पर जो कि हमारी वेबसाइट है विजिट कीजिए। अब अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो FIIs का मानना है कि इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग और इकोनॉमिक ग्रोथ अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि करंट हाई स्टॉक प्राइसेस को जस्टिफाई कर सके। इस वजह से मार्केट करेक्शन और भी लंबा चल सकता है, लेकिन आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखो और अगले बुल रन के लिए रेडी रहो। ये करेक्शन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ स्मार्ट और पेशेंट इन्वेस्टर्स को फायदा दे सकती है। वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। आपके ऐसा करने से ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस को देखिए और कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपका कीमती समय निवेश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।